नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आर एजुकेशन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे थे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, उसके आगे की श्रृंखला में अपन देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वह भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसको अब मैंने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ये कौन था? ये ब्रिटेन में बैठा भारत का क्या था? राज्य सचिव था। क्या था? राज्य सचिव था। और चेम्सफोर्ड यहाँ का क्या है? वायसराय था। भारत का क्या था? वायसराय था, और इसलिए इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये लागू 1921 में होता है। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, वो लागू कब होता है? 1921 में ये लागू होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें 1917 में 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा की, एक उद्देश्य से पारित किया। क्या पारित किया? एक उद्देश्य से पारित किया कि हम भारत में क्या करेंगे? भारत में एक कर्मिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने वाले हैं। हम भारत में एक कर्मिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने वाले हैं। उत्तरदायी मतलब जवाबदेही जो गवर्नमेंट है, उसकी स्थापना हमें करने वाले हैं। देखो, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक सुधार हो रहा है। भारतीयों की भागीदारी भी हो रही है और एक उत्तरदायी की बात भी हो रही है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय हैं, जो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया गया? अलग अलग कर दिया गया और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे आज भी अपने जो विषय है ना, वैसे ही विषय वहाँ बांटे गए थे। संघ विषय है, राज्य विषय है, जो समवर्ग सूची है, ये सारे विषय जो 7th शेड्यूल में है ना, उनकी बात है। तो ये 7th शेड्यूल वाला मामला यहाँ से है। तो ये केंद्रीय विषय, इनको पहचान की गई और एक, ठीक है। तो इसमें हमने देखा केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों को सूची बनाई गई और सूची बनाकर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कुछ विषय सेंटर को दिया गया, कुछ विषय जो प्रांतीय विषय होते उनको प्रांतों को दिया गया। और प्रांतों को क्या किया गया? उनको अधिकार दिया गया, आप इन पर कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ। यहाँ देखिए, केंद्रीय नियंत्रण हुआ, वो क्या कम हुआ? केंद्रीय नियंत्रण जो सेंट्रल वाला जो मामला था, एक सेंट्रलाइज किया गया था सभी चीजों को, वो क्या होता जा रहा है? यहाँ कम होता जा रहा है, क्योंकि विषय बांट दिए गए, प्रांतों को भी विषय दिए गए। पहले सेंटर के पास ही था सारा मामला, अब किनको दे गया? प्रांतों को भी दे दिया। तो ये मामला कहाँ हो गया? केंद्र का नियंत्रण कम हुआ। लेकिन सरकार का जो ढांचा है वो अभी भी केंद्रीकृत ढांचा ही है, अभी भी एकात्मक ढांचा ही है। एकात्मक मतलब एक ही व्यक्ति के पास सारी चीजें होना, ठीक है। तो आप यहाँ तक इस चीज को समझ गए भाई। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को पहचान कर इनकी सूची बनाएगी और प्रांतों को भी कहा गया है कि आप इनके अपने आदेश मतलब कानून बना सकते हैं इन विषयों पर, ठीक है। अब जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय जो विषय थे, उनको फिर से बांटा गया और दो भागों में बांटा गया। एक आरक्षित विषय थे और एक हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे। जो आरक्षित विषय थे उन पे जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल और कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन चलाते थे, ठीक है। और ये जो कार्यपालिका परिषद के सदस्य थे ना, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इसमें कौन से लोग हैं? वो है जो विधान परिषद के प्रति क्या नहीं है? उत्तरदायी नहीं है। वहाँ यहाँ जो गवर्नर, सॉरी मैंने शायद यहाँ पहले गवर्नर जनरल बोल दिया, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ प्रांतुम कौन थे? प्रांतुम तो गवर्नर थे।
ठीक है। तो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था इन आरक्षित विषयों में, जो रिजर्व विषय थे उनके ऊपर, और जो विधान परिषद उन व्यक्तियों को लिया जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो हस्तांतरित विषय थे, जो हस्तांतरित विषय थे, इनके ऊपर जो शासन किसका था, गवर्नर का ही था। यहाँ भी शासन कौन कर रहा है, गवर्नर ही कर रहा है, मतलब यहाँ भी जो कानून कौन बना रहा है, गवर्नर बना रहा है। तथा उन मंत्रियों को सहयोग, यहाँ उन मंत्रियों को सहयोग लिया जा रहा है जो विधान परिषद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। जो विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी थे ना, उनको इसमें सहयोग लिया गया। देखो यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ गवर्नर है, यहाँ भी गवर्नर है, ठीक है। आरक्षित विषय पर कानून कौन बना रहा है, गवर्नर, यहाँ भी कौन है, गवर्नर है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सदस्यों को सहायता ले रहा है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यहाँ उत्तरदायी है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, दोहरी शासन हो गया। क्या हो गया, दोहरी शासन हो गया, द्वैध शासन हो गया। इसको क्या कहते हैं, द्वैध शासन कहा, क्योंकि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय को अलग अलग मामला हो गया। तो हो गया। हालांकि ये व्यवस्था काफी हद तक क्या रही, असफल हो गई, ये सिरे नहीं चढ़ पाई, और काफी हद तक ये हुआ है कि ये असफल रही, ये द्वैध शासन वाला मामला। ठीक है, यहां तक आपको एक अच्छी चीज समझ में आ गई कि इनका जो उद्देश्य था 20 अगस्त 1917 में जो उद्देश्य पारित किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक भारत में कर्मिक विकास उत्तरदायी सरकार की बात है। उत्तरदायी सरकार यहाँ सब्जेक्ट के साथ देख रहे हो आप, जो प्रांतीय विषय हैं और जो केंद्रीय विषय इनको अलग अलग किया गया। जो केंद्र प्रांतीय विषय हैं फिर उनको क्या किया गया, अलग अलग किया गया। द्वैध शासन हो गया। द्वैध शासन ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहले एक सदन था, फिर अब कितने हो गए, 2 सदन की बात हो गई। द्विसदन और इलेक्शन कैसा हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब इलेक्शन कैसा होने लग गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन। द्विसदन राज्यसभा और लोकसभा की बातें होने लगी। क्या होगी, लोकसभा और राज्यसभा की बातें होने लगी। पहले विधान परिषद थे, जो विधान परिषद था ना, विधान परिषद के स्थान पर 2 चीजें आ गई, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा लोकसभा के जो उम्मीदवार थे उनके इलेक्शन कैसा हो रहा है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है। इसी में देखो, वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ दिए। कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को यदि छोड़ दें तो 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 3 सदस्यों का, 3 भारतीय का होना इसमें आवश्यक कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कौन से हो गए, भारतीय का होना आवश्यक हो गया। आगे इसमें देखते हैं कि संप्रदाय के आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए क्या किया, पृथक निर्वाचन जो सिद्धांत था उनका क्या किया, विस्तार कर दिया गया। जो 1909 में अपन पढ़ते हैं ना, सांप्रदायिक आधार पर इनको अलग अलग पृथक इनका निर्वाचन किया गया मुस्लिमों का। इनका यहाँ आके इसका क्या गया, विस्तार कर दिया गया। क्योंकि यहाँ देखो सबके लिए, जो यूरोपीय थे उनका लगे, आंग्ल भारतीय है और भारतीय ईसाई है, सिख है, इनको भी क्या कर दिया, पृथक निर्वाचन की बात कही गई। या सीमित मताधिकार की बात हुई। या किसकी बात हुई, सीमित मताधिकार की बात हुई। पहले मताधिकार बिल्कुल सीमित था और इसका आधार क्या था, मत देने का आधार क्या था, तो मत देने का आधार संपत्ति थी, मत देने का आधार टैक्स था, जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं। मत देने का आधार क्या थी, शिक्षा थी। तो सभी तो पढ़े लिखे नहीं थे और सभी टैक्स नहीं दे सकते थे, सब संपत्तिशाली उद्योगपति नहीं थे, तो इनको अधिकार नहीं था। ये माना जाता है बाद में कि ये लगभग अधिकतम 10% का मामला था। तो अब देखो सरकार कौन चुन रहा है, कुछ चुनिंदे लोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मताधिकार क्या था, सीमित था। आधार पूछ ले तो संपत्ति कर और संपत्ति शिक्षा, ऐसे ये आधार थे। केंद्रीय लोक सेवक आयोग का गठन किया गया। यहाँ केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। और ये गठन कब हुआ, 1926 में। इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग है। जैसे अपने यूपीएससी वगैरह है ना, वैसे इसकी सिफारिश कौन करता है, तो ली आयोग है। ली आयोग का ध्यान रखना।
जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसकी सिफारिश कौन करता है? ली आयोग है। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसमें कौन से अधिनियम में केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या किया गया? अलग अलग किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसमें देखा केंद्रीय बजट और राज्य बजट जो है ना, राज्यों और प्रांतों का बजट अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया, और जो प्रांतें थी, जो राज्य की जो विधानसभाएं थी, उनको अपना बजट बनाने के लिए क्या किया? अधिकृत किया गया, उनको दिया, छूट दी गई, आप अपना बजट बनाइए। तो यहाँ देखिए दो चीजें, एक चीजें ये देखिए, केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों अलग हो रहे हैं, दो ही इसमें सदन आ रहे हैं, है ना। और विषय की देखें तो केंद्रीय और प्रांतीय विषय भी दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। भारत शासन अधिनियम 1919 है, और इसको मैंने कह दिया कि क्या है, इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू कौन था? वहाँ राज्य सचिव था, और चैम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था, और ये लागू 1919 में होता है। उद्देश्य आपको मैंने बता दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था कि भारत में एक कर्मिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। इसी के तहत केंद्र और प्रांतीय का विषय की दोनों को अलग अलग किया गया, और केंद्र में जो कानून है वो वायसराय का मामला हुआ, और प्रांत में जो विषय है वहाँ गवर्नर बना रहा है। अब गवर्नर के लिए दोनों विषय अलग अलग हो गए, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, ठीक है। या दोहरी व्यवस्था हो गई, क्या द्वैध शासन हो गया। हालांकि व्यवस्था काफ़ी हद तक ये सफल नहीं हो पाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आर्य एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919, उसका काफ़ी कंटेंट मैंने आपको बता दिया। इसमें ही कुछ कंटेंट और है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। इसको मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं, इसको लागू 1921 में होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें एक गठन किया गया वैधानिक आयोग का, एक वैधानिक आयोग का गठन की बात इसमें की गई। और इस वैधानिक आयोग था, उसका कार्य क्या था? कार्य ये था कि 10 वर्ष बाद में जो भारत में जो शासन चल रहा है, जो कानून चल रहा है, उसकी रिपोर्ट देनी है कि इसकी स्थिति क्या है, इसमें क्या सुधार करना है, वो सारी रिपोर्ट इनको देनी थी। इसके लिए क्या बनाया गया? एक वैधानिक आयोग। और वैधानिक आयोग कौन सा बनाया? साइमन आयोग। कौन है? साइमन आयोग, काफी प्रसिद्ध आयोग है ना। तो साइमन आयोग ये ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, देखो ये 10 वर्ष बाद की रिपोर्ट की बात है, 10 वर्ष की बात है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व 1927 में, भाई 1919 का है तो इसका 10 वर्ष 1929 होता है, लेकिन 2 वर्ष पूर्वी मतलब 1927 में क्या किया इसने? 2 वर्ष पूर्व इस साइमन आयोग के गठन किया जाता है और भारत में भेजा जाता है। नए संविधान में भारत की स्थिति, नए जो संविधान बन रहा है, ये जो कानून लागू हो रहे थे, उनमें भारत की क्या स्थिति है इसको देखना था। इसके लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वैधानिक आयोग का गठन किया। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे साइमन आयोग में, ठीक है। तो साइमन आयोग का कार्य का पता लग गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि नए संविधान में भारत की स्थिति क्या है इसको जानना था, और इसके बारे में रिपोर्ट करनी थी, किस चीज को हटाना जरूरी है और किस चीज को लागू करना जरूरी है। ये अपनी एक सिफारिश को करनी थी। सभी सदस्य क्या थे? ये ब्रिटिश थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइमन आयोग में सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश थे, यहाँ भारतीय कोई प्रतिनिधि यहाँ था नहीं, तो सभी दलों ने क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया। सभी दलों ने क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वहां का व्यक्ति यहाँ की स्थिति कैसे बता पाएगा, ठीक है। तो इस कारण इसको क्या किया गया? बहिष्कार कर दिया गया। इसने अपनी जो रिपोर्ट है ना 1930 में पेश की। साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब की? 1930 में। भारत कब आता है? 1927 में। और रिपोर्ट में इसने जो सिफारिश क्या की वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
द्वैध शासन प्रणाली, ये कह रहे हैं कि द्वैध शासन जो प्रणाली है वो चालू रहनी चाहिए भारत में। राज्यों में जो सरकारें हैं उनका क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। राज्यों में जो सरकारें हैं उनमें क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना हो, एक ब्रिटिश भारत संघ की क्या करनी चाहिए, एक स्थापना करनी चाहिए। और सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था है वो भी लागू रहनी चाहिए। ये इसने सिफारिश की है। सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसकी रखना, द्वैध शासन को रखना और राज्य में सरकारों का क्या करना, विस्तार करना और एक ब्रिटिश भारत संघ की क्या करना, स्थापना करना। अब इसकी जो रिपोर्ट है, इसने जो पेश की रिपोर्ट है, इसके विचार के लिए, इस पर क्या विचार के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। कितने किए, 3 गोलमेज सम्मेलन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किसके साथ, ब्रिटिश सरकार थी उसमें, ब्रिटिश भारत थी। ब्रिटिश भारत का मतलब समझ गया, ब्रिटिश की ज़्यादा भारत में आधिपत्य उसकी बात है। और भारतीय जो रियासत थी, अपनी जो देशी रियासत थी, उनके प्रतिनिधि थे, उनके साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया, इसका विचार किया। संवैधानिक सुधार और सभी चीज़ों पर मतलब डिस्कस करने के बाद में जो संवैधानिक सुधार हुआ उसको कहते हैं श्वेत पत्र तैयार किया गया। भाई आगे इसको क्या लागू करना है, इसके लिए एक श्वेत पत्र, एक वैधानिक पत्र तैयार किया गया। और इस श्वेत पत्र को विचार करने के लिए जो संसद की संयुक्त प्रवर समिति है उसमें पेश किया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति है उसमें सामने पेश किया गया। और कुछ संशोधन, जो प्रवर समिति है ना, उसने कुछ संशोधन करके भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको लागू किया जाता है। तो देखो ये मोटा मोटा इसका ये है कि एक साइमन आयोग है, वैधानिक आयोग है, इसका काम क्या था और कब आया और कौन कौन से इसमें सुझाव दिए, ये इसमें देखने योग्य बातें हैं। इसमें आगे कुछ मैं और बता रहा हूँ आपको। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। अपन इसमें जो 1919 का अपन भारत शासन अधिनियम देख रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें और थी। तो एक चीज़ आती है सांप्रदायिक अवार्ड, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। क्या आता है, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड शब्द कई बार आता है। ये क्या चीज़ है इसमें देखो, ये ब्रिटिश पीएम होते हैं रेमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश में पीएम है रेमजे मैकडोनाल्ड। इसने अगस्त 1932 में क्या किया, उन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक जो थे, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर, ये क्या चाह रहे थे, अल्पसंख्यक जो थे उनका प्रतिनिधित्व पर एक घोषणा करते हैं, योजना बनाते हैं। एक योजना की क्या करते हैं, ये घोषणा करते हैं। ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड हैं, वो अगस्त 1932 में अल्पसंख्यक जो वर्ग थे, अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए एक घोषणा, एक योजना करते हैं। और उसकी घोषणा करते हैं, क्या योजना है, यह है कि ये न सिर्फ मुस्लिमों, सिखों, ईसाई और यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए, यहाँ के तो पहले भी इनको प्रतिनिधित्व था, निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार, बल्कि दलितों के लिए इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए भी इसने विस्तार कर दिया। मतलब कहने का यह है कि सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व चल रहा था उसमें दलितों को भी सम्मिलित कर लिया, मतलब दलितों तक इसको विस्तार कर दिया गया। ये इसकी योजना थी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत जो दलित थे ना, उनके लिए क्या किया गया, अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। और इस चीज से गांधी जी काफी नाराज थे, काफी दुखी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो पूना यरोदा जेल है ना, उसमें जाके अनशन शुरू कर दिया। अनशन शुरू हुआ और काफी मशक्कत के बाद में अंततः कांग्रेस नेता व दलित नेताओं के बीच, दलित नेता जो अंबेडकर साहब थे, इनके बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है, समझौता होता है। उस समझौता को बोलते हैं पूना समझौता। इसमें दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था रखी गई। पहले से चल रही है संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, उसको ही क्या रखा, बनाए रखा।
दलितों के लिए इसमें एक काम कर दिया, क्या किया, इसमें आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये स्पेशल था दलितों के लिए और दलितों के प्रतिनिधित्व की बात इसमें की गई, लेकिन ये पूर्णतया सफल नहीं हो पाई और संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था ही बनी रही। इसमें यह हुआ कि दलितों के लिए क्या हुआ, आरक्षण हुआ। तो ये था सांप्रदायिक अवार्ड, ये कम्युनल अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था। तो इसमें इतना ही है। आगे नेक्स्ट वीडियो में 1935 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।